तो मेरी जो लिमिट्स थी वो मुझे पता थी कि मेरी लिमिट बहुत आगे तक की है। मुझे सिर्फ इतना पता था, मैं क्या करूँगा आगे जाकर ये नहीं पता था, बट ये पता था कि लिमिट बहुत ऊंची है। शुरू से ही एक ख्वाब था, जब क्योंकि मैं छोटा था तब से मैं फ्लाइट में बैठ चुका था, तो मेरे फ्लाइट में बैठने के सपने नहीं थे, बट बिजनेस क्लास में बैठने के थे। गाड़ियों में मैं पहले ही जा चुका था, बट मेरे को बड़ी गाड़ियों, लग्जरी गाड़ियों में बैठने का शौक चढ़ा था। एज ए इन्वेस्टर लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई हमें कब घुसना और कब निकलना। रही बात इसके फ्यूचर की, तो ये फ्यूचर में तो सोना है भाई। आज आप में से भी बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप नेगेटिव होंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेकर, लेकिन इस चीज़ का दावा दे सकता हूँ कि 4 साल बाद आज से बिटकॉइन की प्राइस को अगर आप कंपेयर करेंगे और आपको अच्छी नज़र आएगी, तब आप कहेंगे कि यार मैं घुस जाता हूँ इसमें। आई एम होल्डिंग बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी सब मिला के, जिससे चीज़ें नमस्कार, बाजार के माहिर के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारी हर बार यही कोशिश रहती है कि हम आपको इंडस्ट्रीज़ के, मार्केट के, ट्रेडिंग के ऐसे एक्सपर्ट से मिलाएं जिनको मार्केट का काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहा हो और आप उनसे कुछ सीख पाएँ। तो आज इसी सीरीज़ में हमारे साथ है बुदिल व्यास सर, जिन्हें क्रिप्टो मार्केट का काफ़ी एक्सपीरियंस है और उन्होंने इससे ह्यूज पैसा भी बनाया हुआ है। तो आज सर से जानेंगे सर की जर्नी और इन्होंने कैसे बनाया मोटा पैसा और कैसे ये आज एक लेविश लाइफ भी जी रहे हैं, लाइफ स्टाइल को भी चेंज किया है और लाखों लोगों को सिखा भी रहे हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बढ़िया हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ज़रूर चाहूँगा कि आज लोग इस पूरे पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीख के जाएं, क्योंकि मैं अपनी गलतियाँ, अपने नुकसान और अपने प्रॉफिट्स तीनों पर बात करूँगा। प्रॉफिट को लास्ट में ही लेकर आऊँगा ताकि लोगों को गलतियाँ और नुकसान पहले समझ आए। राइट। तो सर, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई क्रिप्टो में? एक विलेज है नापासर जहाँ से आप आते हैं, और नापासर विलेज से दुबई तक का सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र था बहुत सुनहरा, बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, प्रॉब्लम्स बहुत सारा थी, टेंशन, प्रेशर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत सारी जगहों पर इंसान का हिल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आए। बट यस, मैं गांव में होते हुए भी मैंने पढ़ाई के ऊपर भी फोकस रखा है हमेशा से, क्योंकि मेरे को हमेशा से वही सिखाया गया था दैट यू हैव टू गेट गुड एजुकेशन। आपको अच्छी एजुकेशन के बाद अच्छी जगह पे पढ़ना है, अच्छी जगह नौकरी लेनी है। अब ये एक टिपिकल माइंडसेट होता है हर फैमिली पर्सन का। फैमिली में इतनी चीज़ सिखाई जाती है, क्योंकि घर वालों के सपने भी वहीं तक होते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़ ले, लिख ले, अच्छी नौकरी लग जाए और अच्छा कमाने लग जाए, फिर उसकी शादी करवा देते हैं। घर वालों का इतना तक ही टारगेट सोचते होता है। हो? अब क्या हम उस ज़माने से हैं कि हम उतना ही सोचें? नहीं। तो मेरी जो लिमिट्स थी वो मुझे पता थी कि मेरी लिमिट बहुत आगे तक की है। मुझे सिर्फ इतना पता था, मैं क्या करूँगा आगे जाकर ये नहीं पता था, बट ये पता था कि लिमिट बहुत ऊंची है अपनी। और सपने उस वक्त पर बहुत ऊंचे थे। शुरू से ही एक ख्वाब था, जब क्योंकि मैं छोटा था तब से मैं फ्लाइट में बैठ चुका था, तो मेरे फ्लाइट में बैठने के सपने नहीं थे, बट बिजनेस क्लास में बैठने के थे। गाड़ियों में मैं पहले ही जा चुका था, बट मेरे को बड़ी गाड़ियों, लग्जरी गाड़ियों में बैठने का शौक चढ़ा था। मतलब बात क्या चलता है कि जो सपना आपने पूरा कर लिया है वो आपको आसान लगता है, फिर आपको बड़े वाले टारगेट्स दिखते हैं। तो जब मैंने छोटे वाले पहले ही पूरे कर लिए अपनी बचपन की लाइफ के अंदर, तो मैं बड़ों का ही सोचूंगा। राइट। द सेम वे लोगों ने भी अगर वैसा ही सोचना शुरू कर दिया तो लाइफ में अच्छी चीज़ें होने लग जाएंगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। आप अपनी लाइफ में अच्छा ही करोगे, अच्छा ही करना चाहते हो, यही सोच रखोगे तो अच्छा ही होगा। आप सोचोगे ये कि यार मैं गांव से आता हूँ, मैं क्या ही कर लूँगा, मेरे साथ क्या ही हो जाएगा, सोच ये रखोगे तो नहीं अच्छा होगा भाई। तो आई हैड दैट पॉजिटिव एनर्जी। मैंने अच्छी जगह पढ़ाई करी, मैं बैंगलोर में पढ़ने भी गया, इंजीनियरिंग करी, मैंने अच्छी जॉब ली, प्लेसमेंट मेरा कॉलेज से हुआ। फिर अच्छी जॉब के साथ साथ मैं यूट्यूब का, मेरे को शौक़ था शुरू से, तो मैं यूट्यूब करने लगा। वहाँ से चीज़ें और बेहतर हुई। उसके अंदर मैं क्रिप्टो में ही घुस चुका था, तो 2019 के एंड से या 20 के मिड तक मैं क्रिप्टो में आ चुका था। फिर क्रिप्टो की अर्निंग समझ में आने लगी, क्रिप्टो की नई चीज़ें एक्सप्लोर करी एंड मेड द मनी एंड देन लाइफ आप यहाँ पे हैं बस। बट दुआ सारी लोगों की है, लोगों ने सपोर्ट किया है, घर वालों का आशीर्वाद है। पिछले 10 सालों में बिटकॉइन, एक जो ये वर्ड आया है क्रिप्टो करेंसीज का, इसने पूरी दुनिया को बदल दिया। बहुत सारे लोगों को बनाया भी है, बहुत सारे लोगों को बिगाड़ा भी है। ठीक है, तो ये क्या फ्यूचर है बिटकॉइन या फिर सिर्फ अभी ये हाइप चल रही है? ये हाइप अभी तो चल रही है और अभी के समय पर ही नए लोग आएंगे। बट लोगों, एज ए इन्वेस्टर लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई हमें कब घुसना और कब निकलना है। रही बात इसके फ्यूचर की, तो ये फ्यूचर में तो सोना है भाई। लिख कर ले लो कि ये फ्यूचर का सोना है। ये आज से मैं 4 साल पहले समझ चुका था, और काश मैं इस चीज़ को और 4 साल पहले समझ जाता तो आज और बहुत बड़ा बना चुके होते।
बट रियल बात क्या है, एज ए इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव लोगों को सही समय ऑफ एंट्री, सही समय ऑफ एग्जिट पता होना चाहिए। एंड होल्डर्स को कोई टेंशन नहीं है कि हाँ भाई मैं बिटकॉइन को 10 साल होल्ड करूंगा, जैसे मेरा कन्विक्शन है तो मेरे पास जो BTC है मैं उन्हें बेचूंगा नहीं, ये मेरा कन्विक्शन है, क्योंकि मुझे पता है कि वो $1 मिलियन के मार्क को 2030-32 तक टच कर जाएगा। तो आई वॉन्ट दैट टारगेट, तो तब तक मैं उसे होल्ड करूंगा। बिटकॉइन का जो असली पर्पज था, ठीक है, क्या वो सोल्व हो पा रहा है अभी? काइंड ऑफ सॉल्व हो ही रहा है, क्योंकि कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है इसके ट्रांजेक्शन्स के लिए, समय उतना ज़्यादा लगता नहीं है ट्रांजेक्शन्स का, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो एवरीथिंग इज़ फाइन ओनली, जाओ उसकी उसी के हिसाब से रही। और यही उसका मेन पर्पस था, डिसेंट्रलाइजेशन, नो मीडिएटर्स रिक्वायर्ड। ये उसका मेन पर्पस था कि बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और ये एक ऐसा पैसा रहना चाहिए जिस विच शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, विच शुड बी इन द कंट्रोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और द यूज़र, और वो पर्पस सॉल्व हो रहा है। अभी आप कितने बिटकॉइन होल्ड करते हैं? वॉन्ट से द नंबर्स, बट येस ठीक है, आई एम होल्डिंग बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी सब मिला के, जिससे चीज़ें अच्छी चल जाए, लाइफ अच्छी बीतती रहे। येस, वुड से दैट ओनली। ओके, तो एक इवेंट होता है हैल्विंग का हाँ जी। बिटकॉइन के, इसमें मतलब और करेंसी में तो होता नहीं है, ऑल्ट कॉइन में बिटकॉइन मेन होता है। बिटकॉइन में हैल्विंग का जो इवेंट होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उससे जो बिटकॉइन का प्राइस है या जो सप्लाई है, डिमांड है, उसमें क्या इम्पैक्ट आता है? नाइस, ये जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको नहीं पता है, बता देता हूँ। बिटकॉइन की हर 4 साल में हाल्विंग होती है। इस हाल्विंग का जो मेजर रीज़न है वो यही है कि जो प्राइवेट ब्लॉकचेन के BTC हैं वो सारों को पब्लिक ब्लॉकचेन में ट्रांसफ़र किया जाए। अब प्राइवेट ब्लॉकचेन में BTC आए कहाँ से? वो उन 4 सालों में माइन हुए हैं। तो जितने भी माइनर्स हैं जिन्होंने BTC को माइन किया है, वो सारे BTCs पब्लिक ब्लॉकचेन में ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है, दैट इज़ टर्म्ड एज हाल्विंग। अब ये 4 साल में एक बार होता है, तो उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि BTC के रिवॉर्ड भी मिलते हैं माइनर्स को, और जो नए BTC पब्लिक ब्लॉकचेन में ऐड हो रहे हैं उससे बिटकॉइन की सप्लाई भी यहाँ पर कम हो रही है। अब जब सप्लाई कम हो रही है कि भाई अब 21 मिलियन में से 19.7 आ चुके हैं मार्केट के अंदर मान लेते हैं, तो जो पीछे बचा हुआ उसके लिए लोग भागेंगे भी ज़्यादा, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ रही है। अब जब ये दोनों हो रही हैं तो प्राइस बढ़ रही है। दैट्स द ओनली सिंपल गेम। और हर 4 साल में जब ये हाल्विंग होती है उसके ही कुछ समय के बाद बुल रन आता है, और उस बुल रन के लिए लोग भागते हैं, इन्वेस्टर्स भागते हैं। आज की तारीख में आप देख रहे हो ब्लैक रॉक जैसे बड़े इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, फिडेलिटी जैसे इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इस चीज़ को बाय करने के लिए भाग रहे हैं, बिकॉज दे ऑल नो कि आने वाले समय में ये फ्यूचर है, तो इसका अच्छा ही होना है। यहीं पे जब आपने ब्लैक रॉक का बताया, ब्लैक रॉक पहले ये बोलता था, जो लैरी फिन उनके CEO हैं, उनका एक स्टेटमेंट था कि क्रिप्टो बहुत रिस्की है, बिटकॉइन बहुत रिस्की है, और आज वही सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं उसके अंदर। तो ये सिंपल सी चीज़ है ना सर, कि लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है। लोगों को या आपने बता दिया, मैंने बता दिया कि लैरी फिंग ने ऐसा बोला था, उस वक्त पर ना ही उस बात पर मैंने गौर किया होगा ना आपने किया होगा, नहीं किया। बट वो स्टेटमेंट्स तो आज भी अवेलेबल हैं। राइट। आप सोचिए, आज आप में से भी बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप नेगेटिव होंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेकर, लेकिन इस चीज़ का दावा दे सकता हूँ कि 4 साल बाद आज से बिटकॉइन की प्राइस को अगर आप कंपेयर करेंगे और आपको अच्छी नज़र आएगी, तब आप कहेंगे कि यार मैं घुस जाता हूँ इसमें। बट क्या आप तब वो प्रॉफिट बना पाओगे जो आप आज अगर इन्वेस्ट करते हो तो बना लोगे? नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस तब तक उतना ज़्यादा हो चुका होगा और आप में उतनी रिस्क लेने की फिर एबिलिटी बचेगी नहीं। तो एंटर सही टाइम पर हो जाओ। दैट इज़ व्हाट लैरी फिंक इज़ डूइंग नाउ, कि भाई ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अगर ब्लैक रॉक जैसे हम इन्वेस्ट करवाते हैं मार्केट के अंदर, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा हमारा। तो उनका लॉजिक वही है, दे कैन सी दैट इट इज़ अ डिजिटल गोल्ड। आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर अडॉप्शन आने वाला है, तो इवन दे हैव सम रीजंस। तो ये क्या सही समय है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? मेरे हिसाब से सितंबर एंड तक के अंदर बिल्कुल सही समय है इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज। सितंबर एंड के बाद से मेरे हिसाब से मार्केट एक रैली और रफ्तार पकड़ लेगा। आफ्टर द रेट कट्स मार्केट के अंदर एक रैली शुरू हो जाएगी। रेट कट्स के बाद शायद हल्की फुल्की गिरावट आएगी, बट इवेंचुअली मार्केट एक अच्छे जोन के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, एंड दैट विल बी टर्म्ड एज बुल रन ऑफ दिस सीजन। इंडिया कैसे देखता है इस, मतलब जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, पहले बैन भी लगा, ठीक है, फिर जब गवर्नमेंट ने बहुत सारे इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाए, टैक्सेस एक्स्ट्रा लगा दिए इसके ऊपर, तो इंडिया में क्या लगता है कि ये अडॉप्शन चलेगा या फिर कुछ नए रूल्स बनेंगे तो तब कुछ निकल के आएगा? इंडिया में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट।
लेकिन आने वाले समय के अंदर चीज़ें जब चेंज होगी, जब लोगों को पॉजिटिविटी दिखेगी ना गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आने वाले कुछ 5 7 10 महीने 1 साल के अंदर ही रेगुलेशंस आना या फिर टैक्सेशंस कम हो जाना, ये सारी चीज़ें जब मार्केट में बाहर आएंगी, इंडियन गवर्नमेंट ये न्यूज़ फैलाएगी, तब जाकर लोग और पॉजिटिव होना शुरू होंगे। आज भी पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ लोग जो स्टॉक्स के अंदर ही हैं, जो चीज़ों में सेफ प्ले करना चाहते हैं, वो लोग के लिए आज भी क्रिप्टो एक रिस्की या फ्रॉडुलेंट नैरेटिव वाला प्लेटफॉर्म है। बट जब गवर्नमेंट साथ दे देगी तो चीज़ें और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। रेगुलेशंस आ जाएंगे तो गवर्नमेंट का वो पर्सपेक्टिव या फिर वो कहना कि इसमें स्कैम होता है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये सारी चीज़ें जब रेगुलेशंस आ जाएंगी वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। बट लोगों का विश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा, एक साथ में नहीं बढ़ सकता है। तो इट विल टेक टाइम, बट यस आई कैन कम्प्लीटली से कि आने वाला समय और आने वाला फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो का भी ब्राइट होगा और इंडिया का भी ब्राइट ही होगा। अभी जैसे ब्लैक रॉक भी है, ब्लैक रॉक ने ETF लॉन्च किया, बहुत सारी बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनमें ETF लॉन्च हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल लेके आ रहे हैं बिटकॉइन का या फिर क्रिप्टो का एक ETF। तो क्या ये ETF हेल्प करेगा बिटकॉइन को स्टेबल करने में या फिर एक ग्रोथ देगा उसको? ग्रोथ देगा। मेन तो मेजर है ना, पैसा आ रहा है, पैसे का फ्लो बढ़ रहा है मार्केट में, तो वो फ्लो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बिटकॉइन में ग्रोथ आनी है। बट लोग पता है क्या करेंगे, आज भी जो लोग देख रहे हो या फिर शायद इस पॉडकास्ट को कोई साल भर बाद देख रहा है ना, तो आप वहाँ पर लूज़ करोगे, क्योंकि लोग पता है कब एंटर होंगे, जब बिटकॉइन की प्राइस शायद 1,80,000 या 1,60,000 जो भी इसका टॉप होगा इस बार का, वहाँ जब टच करने वाला होगा ना, तब प्राइस और तगड़ी बढ़ रखी होंगी। तो लोगों को क्या होगा, यार ये तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैं इसको खरीद लेता हूँ। लोग उसको तब खरीदेंगे और वहीं से वो नीचे गिरना शुरू होंगे, और वो लोग उसको अब 2.5-3 साल तक परेशान होंगे कि यार मैंने जब से खरीदा है ना, ये नुकसान में ही है, क्योंकि उनका राइट टाइम ही नहीं है बाय करने का। वो अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे हैं कि सितंबर में क्या चल रहा है, रेट कट्स होंगी या मनी प्रिंटिंग शुरू होगी यूएस में, ये क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं, कौन सा मनी फ्लो आ रहा है, कौन बड़ी मात्रा में बाय कर रहा है, ये इथीरियम अचानक से ऐसा पंप क्यों होने लग गया है, मतलब ऑल्ट सीजन आने वाला है। ये सारे फैक्टर्स अभी जो नहीं देख रहा है और अभी जो बाइंग नहीं कर रहा है, वो आज से 1 साल बाद करेगा और फिर वो 2-2.5 साल तक वेट करेगा। यही सिंपल गेम है क्रिप्टो में। अभी जैसे बिटकॉइन अभी 1 करोड़ से ऊपर चल रहा है, ठीक है, और इसमें आपका भी मतलब ये है प्रेडिक्शन कि भाई ये अच्छा ग्रोथ देगा हमें। हाँ जी। तो इसमें आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में तो आप किस तरीके से देखते हैं कि बिटकॉइन का फ्यूचर क्या होने वाला है, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बोलते हैं? यार एक्सपर्ट्स भी यही बोलते हैं, बिटकॉइन इज गोना बी द नेक्स्ट गोल्ड, डिजिटल गोल्ड। रही बात प्राइस की, तो मैं 2030-32 तक $1 मिलियन के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रही बात कुछ और अच्छे ऑल्ट कॉइन्स की, तो वो भी वैसा ही परफॉर्म करेंगे, बट वो सीजन वाइज परफॉर्म करते हैं क्रिप्टो में। तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना और वेल्थ बनाना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, यू आर इन्वेस्टिंग फॉर अ बुल रन और अ बुल सीजन और अ पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल 2 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। बट अगर आप वेल्थ बना रहे हो तो आपको सही चीज़ को सही प्राइस के ऊपर लंबे समय के लिए एक्यूमुलेट करनी है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने बिटकॉइन लास्ट जो खरीदा था वो $17,500 की प्राइस पे खरीदा था, ठीक है। 17,500 के भाव पर मैंने इथीरियम खरीदा था, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर $17,500 पर मैंने BTC बाय करा हुआ है, तो आज की तारीख में मैं ऑलरेडी 4-5 गुना पर चल रहा हूँ। अब चाहे मार्केट कितना भी गिर जाए, वो 17,500 पे तो नहीं आएगा BTC, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो अब चाहे मैं उसको 2030 तक होल्ड करूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई नो BTC इज गुड टू होल्ड। अब आपने कोई ऐसा कॉइन खरीद लिया है जो $1 की प्राइस पे चल रहा है, अब आप सोच रहे हो मैं 10 साल तक उसे होल्ड करूंगा, वो 10 साल जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा ये किसको पता है, राइट। तो सही कॉइन को बाय करके होल्ड करना इज द बिग गेम। क्या बिटकॉइन डे टू डे लाइफ की जो करेंसीज होती है उसको रिप्लेस कर पाएगा, या फिर एक डिजिटल गोल्ड ही बन के रहेगा? रिप्लेस भी कर सकता है आने वाले समय के अंदर, डिपेंड करता है लोगों का अडॉप्शन कैसा होता है। बाकी चीज़ तो ऐसी है कि इसको रिप्लेस ही करना चाहिए बाकियों को। चीज़ तो ऐसी ही बनाई है सतोशी नाकामोतो ने, भाई बंदा कौन है पता नहीं, बट चीज़ तगड़ी बनाई है, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर रहा है लोगों की। और शायद मैं इतना ज़्यादा खुशी से इसलिए कह रहा हूँ, शायद मैंने क्रिप्टो में पैसा बना लिया इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मैं पॉजिटिव हूँ उससे। बट अकॉर्डिंग टू द वे जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है, उसमें सिर्फ कुछ चीज़ों का रुकना ज़रूरी है। 1 इज़ फ्रॉड्स, 2nd इज़ स्कैम्स। फर्जी कॉइन्स का लॉन्च होना, लोगों का पैसा डुबवाना ज़बरदस्ती, ये चीज़ें रुकनी चाहिए। बाकी इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, इथीरियम या कुछ और अच्छे ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट में आना गलत नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा है आने वाले टाइम के लिए। अगर कोई बिगनर जो न्यूबीज है वो अभी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहता है,
तो उसके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी, किस तरीके से उसको बिटकॉइन को होल्ड करना चाहिए, एसआईपी करनी चाहिए, या फिर उसमें ट्रेड करके पैसा बनाना चाहिए? सब करो, मैं कहता हूँ सारे रास्ते आजमाओ। अगर है तो रास्ता एक ही बिटकॉइन है भाई। सिंपल है कि आपको, मैं कह रहा हूँ कोई इंजीनियर है, उसका एंड गोल क्या है इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते कि नौकरी लगनी है, तो ऑब्वियस है वो वेट नहीं करेगा फोर्थ ईयर तक का या थर्ड ईयर प्लेसमेंट्स तक का। वो सारे रास्ते आजमाएगा, वो अपने प्रोजेक्ट्स भी करेगा, वो अपने इंटरव्यूज़ भी देगा कहीं ना कहीं, या कहीं ना कहीं इंटर्नशिप भी ट्राई करेगा, साथ ही साथ वो अपनी डिग्री के ऊपर अच्छे नंबर आए उसके ऊपर भी ट्राई करेगा। बट ये चारों से हो क्या रहा है, लास्ट में नौकरी। करेक्ट। तो सारी चीज़ें करेगा। अब इसके अंदर भी क्या है कि आपको स्टेप ढूंढने बस, कि पहले यू गो फॉर द स्पॉट ट्रेडिंग, समझो मार्केट में आपको पैसे बढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है, ओके, देन यू गो फॉर द फ्यूचर्स ट्रेडिंग। एंड अगर वही कॉइन जिस पर आप ये सारी चीज़ें करो और आपको लगता है लॉन्ग टर्म अच्छा बना के देगा पैसा, तो उसमें एसआईपी भी करो। तो तीनों चीज़ें ट्राई हो गई आपकी। राइट। अच्छा, ये एक बुल रन होता है, ठीक है, जिसमें बिटकॉइन भागता है, ठीक है, दूसरा आता है ऑल्ट सीजन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, डोमिनेंस इज द गेम। अगर आप मार्केट के अंदर डोमिनेंस देखोगे कि भाई बीटीसी डोमिनेंस क्या कह रहा है, बीटीसी डोमिनेंस जब जब गिरावट देता है तब तब पैसे का फ्लो बिटकॉइन या बिटकॉइन के जैसे और भी बड़े कॉइन्स, मेजरली इट इज़ फोकस्ड ऑन बिटकॉइन ओनली, क्योंकि ये बिटकॉइन की डोमिनेंस बताता है कि बिटकॉइन में कितना ज़्यादा मात्रा में पैसा जा रहा है या कितना पैसा उससे निकल रहा है, उसकी रेंज बताता है ये। तो जब जब बिटकॉइन डोमिनेंस गिरती है तब तब ऑल्ट सीजन आता है, और ऑल्ट सीजन का मतलब ऑल्टरनेट कॉइन्स टू द बिटकॉइन। ऑल्ट कॉइन का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट कॉइन्स टू द बिटकॉइन। बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं। वो तभी भागेंगे ना जब पैसा बिटकॉइन से निकल कर या दूसरा पैसा ऑल्ट कॉइन्स में फ्लो होने लगे। राइट। तो बुल रैली ये सारी चीज़ों को मिलाकर ही कंसीडर की जाती है। बिटकॉइन का भागना, बिटकॉइन का एक जगह पर रुकना, उस बिटकॉइन में से पैसा निकल कर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर फ्लो आना, फिर ऑल्ट कॉइन्स का भागना, ऑल्ट सीजन का आना, फिर ऑल्ट कॉइन्स का पैसा निकल कर छोटे कॉइन्स में जाना जिसका नाम है मीम कॉइन्स, मीम कॉइन्स में जाना स्मॉल कैप्स के अंदर, और वापस इसी रोटेशन को वापस घुमाते रहना। मनी फर्स्ट फ्लोज टू द बिटकॉइन, बिटकॉइन से आता है आपके इथीरियम में, इथीरियम से आता है आपके मिड कैप्स में, मिड कैप से आता है आपके ठीक ठाक ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, वहाँ से आता है एकदम स्मॉल कैप्स के अंदर जो एकदम रद्दी मीम कॉइन्स, फर्जीवाड़े, स्कैम्स जो भी हैं, इन सब में आता है जो आपको, और फिर ये साइकिल कंटिन्यू रहती है, जो आपको रातों रात अमीर बना देते हैं, रातों रात आपको गरीब भी बना देते हैं। ओल्ड कॉइन्स का क्या फ्यूचर है, मतलब जैसे सोलाना है या फिर कार्डिनो है, एक्सआरपी है या सुई भी है, तो इनमें इनका फ्यूचर क्या है आने वाले टाइम पे? डिपेंड करता है कि हम कौन से प्रोजेक्ट की किस हिसाब से बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्सआरपी की। एक्सआरपी को फॉर द पेमेंट गेटवेज या फिर फॉर द पेमेंट ट्रांसफर्स हर जगह पर उसे अडॉप्ट किया जा रहा है। ठीक है। एक टाइम पर जब एक्सआरपी के ऊपर एसईसी का केस लगा था यूएस के अंदर, उस समय लोगों को लगा कि अब इसका कुछ नहीं होगा। बट अब जब यूएस उसे एक्सेप्ट करने लगा है, क्रिप्टो को या बिटकॉइन को, बिटकॉइन पर पॉजिटिव बातें करने लगा है, तो एसईसी का केस भी एक्सआरपी जीत गया। जब वो जीत गया तो ऑब्वियसली एक्सआरपी की मार्केट में रैली आ गई। तो एक टाइम था जब हमने 0.5 के आसपास एक्सआरपी को लोगों को बोला था कि यू कैन कीप इट विथ यू, आने वाला टाइम में फ्यूचर अच्छा होगा इसका। और जब वो धीरे धीरे करते बढ़ता बढ़ता $3-3.5 तक पहुंचा, सिर्फ 2 महीने के अंदर वो रैली कंप्लीट हो गई एक्सआरपी की, लोगों ने वहाँ पर 4-5 गुना पैसा बनाया। तो एक्सआरपी का फंडामेंटल हमें समझ आ गया कि लॉन्ग टर्म में अच्छा जा सकता है, इसके पीछे रीज़न ये है। वैसे ही सुई को हमें समझना पड़ेगा कि भाई सुई का रीज़न क्या हो सकता है कि लोग इसे इतना अडॉप्ट करेंगे, इतना ज़्यादा अच्छा चलेगा एंड इस वजह से इसकी प्राइस इतनी जा सकती है। तो इस आने वाले बुल रन के लिए सुई इज़ ऑल्सो अ गुड प्रोजेक्ट। तो सुई को भी आप पकड़ सकते हो, क्योंकि सुई जिस हिसाब से जिस नेटवर्क बेस के ऊपर काम कर रहा है उसकी भी चीज़ें स्ट्रांग है, तो इवन इट कैन गो वेल। तो बस हमें ये समझना है कौन सा ऑल्ट कॉइन कितनी कैपेसिटी और कितनी अपने अंदर वो चीज़ रखता है कि भाई मैं इस हिसाब से इतना ज़्यादा अडॉप्ट होऊंगा, मेरे पास इतनी वेल्स का पैसा आएगा, या फिर मैं ये काम करूंगा जिसकी वजह से इतने इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे और इस हिसाब से मेरी प्राइस बढ़ेगी। जब तक आपके पास ये रीजंस नहीं है आप ऑल्ट कॉइन्स बाय मत करो। ओके। और न्यूबीज के लिए कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनमें उनको सेफर साइड जाना चाहिए ऑल्ट कॉइन्स में? ओके। तो न्यूबीज मेरे हिसाब से अगर हैं तो उन लोग को जाना चाहिए थोड़े से बड़े कॉइन्स के अंदर। चेन लिंक हो गया, या फिर आपका एवेलॉन्चे हो गया, या ऑन्डो हो गया, एप्टॉस हो गया, जुपिटर हो गया, या सेई हो गया, सुई हो गया, ये सारे कॉइन्स में जाना चाहिए क्योंकि ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं
इन सब के पीछे कोई ना कोई अच्छा फंडामेंटल है, और कहीं ना कहीं इन सारे कॉइन्स के अंदर जिनके नाम मैंने लिए उन सब के पास अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। और एवेलॉन्चे का तो अभी ETF के ऊपर भी बातें चल रही है, ओके। और एवेलॉन्चे का कंपैरिजन कहीं ना कहीं इथीरियम के साथ भी किया जाता है। तो मेरे हिसाब से सारे स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं। अगर किसी को जाना है, अगर आपका 10,000 रुपये भी हैं, 2-2 हज़ार इनमें से 5 अच्छे कॉइन उठाओ, 2-2 हज़ार सब में इक्वली डाल करके साल भर के लिए छोड़ दो, यू विल सी द गुड रिटर्न। मीम कॉइन जो होते हैं, ठीक है, इनका पंप एंड डंप का क्या स्कीम होती है, और ये इन्वेस्टर जो रिटेलर्स होते हैं उनको कैसे फंसाते हैं? नाइस। ये आप में से बहुत सारे लोगों को काम आने वाला है, जो भी यूजर्स हमें देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि मीम कॉइन की वैल्यू 0.000001 है, ये सारे जीरो जब तक कैंसिल करेगा मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो ये सोच, तूने 1,000 रुपये आज को डाले हैं, तेरे जैसे 10 लाख लोगों ने डाले, और जिस इंसान ने वो कॉइन डिप्लॉय किया है वहाँ पर, उसकी नीयत ही उतनी है कि उसे 10 करोड़ कमा के निकलने हैं। वो तो रातों रात जब तुम लोग सब सोगे, एक्टिविटीज़ वहाँ जैसे ही कम दिखेगी चेन की, ब्लॉकचेन पे, उसको वो अपनी दुकान शटर बंद कर देगा, निकल जाएगा, मीम कॉइन गायब, तुम्हारे पैसे गायब। तो लोगों को ये समझना होगा कि ये किस रीज़न से, कौन सा कबाल ग्रुप है जो इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। कबाल्स क्या होते हैं? कबाल्स इज अ ग्रुप ऑफ, इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रुप, इट्स अ कम्युनिटी जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहती है अपने एक सेगमेंट, एक सेंटिमेंट के ऊपर, जो XYZ कॉइन के ऊपर काम कर रही होती है। तो लेट्स से देयर इज़ अ कॉइन, आप बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नाम सुना होगा शिबा इनू का, पॉप कैट का, इन सब की अपनी एक कम्युनिटी थी। उस कम्युनिटी ने इसको पहले आगे बढ़ाया, फिर वहाँ से लोगों को दिखा कि यार इस कॉइन ने 0 से लेकर के यहाँ तक में इतनी रैली दे दी, तो अभी एक्सचेंज पर आएगा तो इतनी और रैली दे देगा। तो उस पॉजिटिविटी में नए लोग मार्केट के आने लगे। तो पहला काम किसने किया? कबाल ने, जो उनकी प्राइवेट कम्युनिटी है, जो उनके इधर उधर के जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन सब ने मिल करके किया। सो दैट वाज दी अंदर की एक कम्युनिटी, एंड उसके बाद मार्केट में चीज़ों को सामने आई, फिर दे बिकेम दी अच्छे सपोर्टर्स ऑफ दोज कॉइन्स। तो वो भी कबाल के काइंड ऑफ थोड़े गुड पीपल में आ गए, गुड नोटिस में आ गए। धीरे धीरे करके कम्युनिटी में बातें जाने लगी कि ये कॉइन इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, तो नए लोग आने लगे, नए इन्वेस्टर्स आने लगे, और वो कॉइन आगे जाकर अच्छा हो गया। नंबर ऑफ होल्डर्स, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, एवरी चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छी होगी, नंबर ऑफ यूजर्स, सब चीज़ें बेहतर हुई। तो एक्सचेंजेस ने भी अडॉप्ट करना शुरू किया, फिर जाकर कॉइन एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं। तो मीम कॉइन्स के साथ यही होता है कि बड़ा इन्वेस्टर कौन है, उसे पंप करवाने वाले कौन है, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या वो मार्केट कैप को खाली कर रहा है, चूस रहा है उस पैसे को लोगों के, या फिर उस पैसे को आगे बढ़ने दे रहा है। उससे समझ आता है कि व्हाट इट हैज़ इन फ्यूचर। तो उस हिसाब से रिस्क लो, मीम कॉइन्स में पैसा मत डालो ऐसे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कबाल या फिर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन किसी कॉइन को पंप या डंप करने वाला है, तो हमें कैसे एंट्री लेनी चाहिए और कैसे एग्जिट लेनी चाहिए उसमें से? मीम कॉइन्स हैं, डेक्स स्क्रीनर नाम की वेबसाइट के ऊपर आपको दिख जाते हैं न्यू। अब हज़ारों कॉइन्स होंगे, पैसा डालने को आप हज़ारों में डाल दोगे, बट मेरा सिंपल सा लॉजिक रहता है कि 10-12 अच्छे इन्वेस्टर्स ढूंढो जो आपको लगता है कि हमेशा मीम कॉइन्स में पैसे बनाते हैं। वो कैसे ढूंढोगे? जो भी ढंग के परफॉर्म्ड मीम कॉइन है पुराने, चाहे आप पॉपकैट को ले लो, चाहे शिबा इनू को ले लो, चाहे पेपे को ले लो, जो भी अच्छे परफॉर्म किए हुए कॉइन्स है, उन सब के वॉलेट होल्डर्स में जाओ। जिन टॉप 5-10 वॉलेट्स ने अच्छा पैसा बनाया है, उन सबको बाहर निकाल करके एक साइड में एक्सेल शीट बनाकर डालो। अब मान लो 10 कॉइन्स हैं आपके, 10 से आपने 10-10 निकाले, 100 लोगों को फिल्टर किया। अब उन 100 वॉलेट्स में से देखो कॉमन वॉलेट्स कितने हैं। आपको कॉमन पता चले, मान लो 10-15-20 वॉलेट कॉमन लग गए कि वो इन सारे ही कॉइन्स में अवेलेबल थे। मतलब दीज आर दी गुड इन्वेस्टर्स जिनको सही समय पर सही जगह पर कॉइन मिल जाता है, और ये अच्छा पैसा हर कॉइन में बना रहे हैं, या 80-90% ऑफ द कॉइन में बनाते हैं, 70% कॉइन में भी बना रहे हैं। तो आपको उन वॉलेट्स की ट्रैकिंग करनी है कि अब इन्होंने जो नया कॉइन बाय करना है ना, मैंने वही बाय करना है, बाकी बाय नहीं करना है। तो डेली कम से कम हज़ारों मीम कॉइन लॉन्च होते हैं, हज़ारों होते हैं, बट उनको कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ इस इन्वेस्टर ने या फिर इस कबाल ने इसमें इस कॉइन में पैसा उन डाला? वॉलेट को ट्रैक करना पड़ेगा आपको, उन वॉलेट को टैग करना हाँ, पड़ेगा, उन वॉलेट से ही हमको पता चल जाएगा कि हाँ यस, ये उन वॉलेट को GMGN नाम की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर डालिए, आपको दिख जाएगा कि इस वॉलेट ने कौन कौन से कॉइन्स में ट्रांजेक्शन किए हुए हैं। वहाँ से जाकर आप देखो कि उसने नई एंट्री कौन सी बनाई है, उस हिसाब से वो मीम कॉइन बाय कर लो आप। या नए जो भी आपको मीम कॉइन्स दिख रहे हैं, मान लो कि आपने वॉलेट ट्रैकिंग ये वो सारी चीज़ें कुछ नहीं देखी, नया मीम कॉइन डेक्स स्क्रीनर के ऊपर आपको दिखा, वहाँ पर आप सबसे पहले ये चेक कर लो कि उस कॉइन की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या मार्केट कैप चल रही है, और ट्विटर के ऊपर जाकर देख लो उसकी एक्टिविटीज़ किस हिसाब से बरकरार है। तो ये थोड़ा सा अल्ट्रा रिस्क वाला फैक्टर ये भी हो सकता है, इससे आप लोग नए मीम कॉइन्स के अंदर जा सकते हो।
बट सिंपली 100 कॉइन्स पड़े हैं, 100 के 100 में से आपने आंख बंद किया, ये अच्छा नाम लग रहा है, अच्छा ये नाम अच्छा है, इसमें डाल देता हूँ, ऐसे नहीं करना है। और वो सारे भी रिस्की होते हैं, चाहे आप कितनी रिसर्च कर लो, वहाँ पे भी रिस्क है। रिस्क फ्री काम एक ही है जो एक्सचेंजेस पर आ चुके हैं, बट हाँ ये है कि वो आपको 100 गुना पैसे नहीं बना कर देंगे। 100 गुना वाले जो पैसे की रिस्क है वो आपको एक्सचेंजेस से पहले ही लेनी पड़ेगी। ओके। और अगर कोई नया इन्वेस्टर आना चाह रहा है कि मुझे मीम कॉइन में इन्वेस्ट करना है, बट उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं, लाखों ऑप्शन आते हैं उसके पास में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए कि वो एक तो फ़िल्टर कर ले उन चीज़ों को। आपने एक तरीका बता दिया कि आप उन वॉलेट्स को आप ट्रैक कीजिए जिन्होंने पुराने अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। एक तो फ़िल्ट्रेशन वहाँ से हो गई। दूसरी चीज़ कि भाई हम और क्या तरीके हो सकते हैं कि भाई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ईज़ी मिल जाए हमें कि हाँ इस तरीके से ये प्रोसेस है, यहाँ पे जाके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक नया बंदा भी कर सके। और नया क्या बंदा, रेशियो रहेगा कि भाई उसके पास कितना पैसा लगाना चाहिए उसको? यार मेरे हिसाब से उनको सिर्फ मीम कॉइन पर फोकस नहीं करना चाहिए। ये एक रियलिटी बताता हूँ, आपका जो भी पैसा है उस पैसे का 2 से 3% पैसा आप साइड में रखो, जो मीम कॉइन्स में आप रिस्क ले सकते हो। बाकी सारा पैसा आप क्रिप्टो में दूसरी जगह निवेश करो, स्पॉट में, फ्यूचर्स में, जो आपको करना है। बट सिर्फ 2-3% पैसा ही साइड में रखो जो आप मीम कॉइन में रिस्क लोगे। अब उस 2-3 से आप 10 कॉइन्स चूज करो और उन 10 में डिवाइड कर दो उस पैसे को। अब उन 10 में से अगर एक भी चला, चाहे वो 10 गुना हो, तो भी आपका प्रिंसिपल रिकवर है, 9 को भूल जाओगे। 20 गुना हुआ तो आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। 30, 40, 50 गुना हुआ तो आप ऑलरेडी और ज़्यादा बना चुके होगे। तो स्ट्रैटेजी आपको ये अपनानी है। रही बात कॉइन की, तो कॉइन की फिल्ट्रेशन आपको 2 वेबसाइट्स का यूज़ करना है, डेक्स स्क्रीनर, GMGN। डेक्स स्क्रीनर से आप वॉलेट्स चूज़ करोगे, GMGN से उस वॉलेट को ट्रैक करोगे, वहाँ से आपको कॉइन्स मिल जाएंगे कि कौन से कॉइन में डालना है। कॉइन्स को बाय करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, तो चेक करो कि वो कॉइन इथीरियम बेस्ड है, सोलाना बेस्ड है या BNB बेस्ड है, उस हिसाब से आप उनके प्लेटफॉर्म यूज़ करो। BNB बेस्ड है तो आप मेटामास्क के ऊपर बाय कर सकते हो, सोलाना बेस्ड है तो आप फेंटम के ऊपर बाय कर सकते हो, इथीरियम बेस्ड है तो आप लोग किसी और प्लेटफॉर्म जो भी इथीरियम के ऊपर काम करता है, वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर, काम करता है उस पे। फेंटम भी काम करता है, ओके, तो फेंटम के ऊपर आप लोग कर सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म आप उसको यूज़ करके वहाँ पर सिंपल बाय कर सकते हो। और हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक बॉट होता है, वो बॉट आप लोग टेलीग्राम के ऊपर सेटअप करो, 1 क्लिक के अंदर बाय हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो आपने जब इसमें एक मीम कॉइन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, ऐसे कौन से कॉइन्स थे जिनमें आपने अच्छा पैसा कमाया और ऐसे कौन से कॉइन्स थे जिनमें आपने अच्छा पैसा लूज़ किया? मीम कॉइन्स जिनमें मैंने अच्छा पैसा लूज़ किया उनके तो नाम भी याद नहीं होंगे, क्योंकि इंसान जहाँ पैसा गवा रहा है ना मीम कॉइन्स में, लोगों को याद रहेंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सिर्फ 1 या 2 कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ। मैंने शायद बहुत सारे कॉइन्स में इन्वेस्ट किया। आज की तारीख में भी मेरे फैंटम में 15-20 हज़ार डॉलर के शायद अभी 1000-1200 रखे होंगे, क्योंकि वो मेरी रिस्क थी। अब उनमें से 1-2 कॉइन निकलेंगे जो मेरे को या तो बना कर दे देंगे या सारे ही नहीं बना के देंगे। अब रही बात कि आप मीम कॉइन्स के अंदर मैंने कहाँ बनाया है, तो मीम कॉइन में जहाँ सबसे अच्छा मैंने बनाया वो था एक हैमस्टर करके एक कॉइन था। ये वाला हैमस्टर नहीं जो अभी मार्केट में रिसेंट में चला था पिछले साल, नो, आज से 3 साल पहले एक हैमस्टर नाम का कॉइन आया था। वो आज भी मेरे पब्लिक टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट पड़ा हुआ है, जहाँ लोगों ने पैसे बनाए उसका स्क्रीनशॉट भी है और हमने कब उसको बोला था बाय करने के लिए उसका स्क्रीनशॉट भी है। वो आज भी पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर है, 2022-23 के बीच की बात है वो। उस कॉइन को मैंने $350-400 का बाय किया था और वहाँ से करीब करीब मैंने 1.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट निकाला था। मतलब वही 30-40 हज़ार रुपये लगाए आपने उसमें, और और कितन 1.5 करोड़ के आसपास 1.5 करोड़ के निकाला। आपने, मतलब ये है कि 600 गुना के करीब Almost। बनाया आपने। अब लोगों को सिर्फ ये इतनी सी लाइन अगर एज अ रील डाल दी जाए तो लोग इससे खुश हो जाएंगे। हाँ। बट लोग ये नहीं सोचेंगे कि क्या मैंने सिर्फ हैमस्टर में पैसा डाला था, मैंने उसके जैसे 20, 25, 30 कॉइन्स में पैसा डाला होगा, 30-30 हज़ार, तब उन 25-30 में से एक ने मुझे इतना प्रॉफिट दिया। बाकी जो बचे हुए 29 कॉइन्स है, मान लेते हैं 30 में डाला तो 29 में से शायद 25 कॉइन्स होंगे जो ऑलमोस्ट जीरो ही हो गए डंप होंगे, हुए जो बिल्कुल, और 4-5 कॉइन्स होंगे जिनमें से किसी ने मुझे 2-3 गुना दिया, किसी ने बराबर दिया, किसी ने 10 गुना दिया। बट ये एक कॉइन निकल गया जिसने मेरे इन सारे 29 कॉइन का पैसा रिकवर भी किया और मुझे भी प्रॉफिट मिला दिया। बट उतनी आपकी सही रिसर्च होनी चाहिए, वो 30 के 30 कॉइन पर आपको सॉलिड विश्वास होना चाहिए, तब जाकर उन 30 में से एक सही निकलेगा या 2 सही निकलेंगे। हो सकता है किस्मत ज़्यादा अच्छी हो तो 5-10 सही निकल जाएंगे, दैट इज़ अप टू द मार्केट एंड किस्मत।
सिंपल है, किस्मत भी काम करती है, बट वो किस्मत भी तभी काम करती है ना जब आपने तुक्के में 10 जगह पैसा ना डाला हो। कोई ढंग की रिसर्च या ढंग का सोर्स होना चाहिए आपको कॉइन देने वाला। तो उस टाइम पे माइंडसेट क्या होता है जब एक कॉइन ने आपको 1.5 करोड़ का प्रॉफिट दिया और आपके 10 कॉइन ऐसे रहे जिन्होंने बिल्कुल डंप हो गए वो, तो एक जगह पैसा लूज करने की भी फीलिंग होती है और एक जगह पैसा बनाने की भी फीलिंग होती है। यार लूज वाला तो मैं भूल गया, सच बताऊं, क्योंकि वो मुझे पता था कि मैं वो रिस्क ले रहा हूँ। आपको वो भूलना ही पड़ेगा। आज जब मैं आपसे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरी एक ट्रेड चालू है, अभी भी मेरी ट्रेड चालू है, बस वो ट्रेड पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरा $2000 का नुकसान होगा। तो जब मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस सही जगह पे लगाया हुआ है, नहीं हिट हुआ तो मुझे $4-5-6 का प्रॉफिट है, हिट हो गया तो 2000 जाएगा। अब ये मैंने पहले से साइकोलॉजी सेट की हुई है, 2000 तो भाई देख जाएगा तेरे को जमता है तो ट्रेड ले, नहीं तो मत ले। तो अब चाहे वहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े पड़े, चाहे हिट हो रहा हो, चाहे मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही हो, मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं। द सेम वे मैंने जहाँ पर $300 डाला 10 जगह पे, और ऐसा नहीं कि सारा एक ही दिन में डाला, एक दिन में कोई इतना इन्वेस्ट नहीं करता है, तो 300 आज डाला, फिर 5-6 दिन में शायद मैंने 2-4 जगहों से पैसे बनाए होंगे, ट्रेडिंग से या कहीं से भी पैसे बने, फिर उनमें से फिर 300 कहीं और मेरे को कोई अच्छा कॉइन दिखा तो मैंने डाल दिया, और जब पैसे नहीं है तो नहीं डाला भाई, सिंपल है। तो जब पैसे आते गए ऐसे करते करते 20-30 में डाला, उसमें से 1-2 ने प्रॉफिट दे दिया, बात खत्म हो गई। अब जिसने प्रॉफिट बढ़ा दिया उसको तो याद रखूंगा, बाकी 29 के नाम याद रख के मैं क्या करूंगा। तो एक यूट्यूब पे वो भी चलता है कि मैंने इस कॉइन से इतना पैसा कमाया, मैंने इस कॉइन से इतना पैसा कमाया, या फिर बिटकॉइन से इतना पैसा कमाया। तो उस जो बात है उसके पीछे की सच्चाई कितनी होती है? सच्चाई पूरी होती होंगी, लेकिन लोग सिर्फ वो देखते हैं इसने प्रॉफिट बनाया। उसने प्रॉफिट पहली बात तो कितने रुपए से बनाया, उसने प्रॉफिट कितने समय में बनाया, और उस सारे दौरान के अंदर उसने लॉस कितना किया। क्योंकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि उसने सिर्फ एक में डाला होगा और वही 100 गुना हो गया होगा। ये कभी पॉसिबल नहीं है। मेरे सामने एक बंदे को ऐसे को ले आना जिसने एक ही मीम कॉइन में पैसा डाला और सारा का सारा वहीं से 100 गुना हो गया। तो अगर ऐसा हुआ तो उसने अपने पापा की जमीन गिरवी रख के 1 करोड़ क्यों नहीं डाला जब उसको पता था 100 गुना होगा। करेक्ट। तो देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक बिहाइंड दैट। आज मैं भी अगर इन्वेस्ट करता हूं तो मैं क्यों नहीं अपनी सारी वेल्थ निकाल करके एक कॉइन में डाल देता हूं। डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। वी डोंट नो कि कौन सा कॉइन कितना चल जाएगा। हम टेक्निकल्स देख सकते हैं, हम सिर्फ सेंटिमेंट्स देख सकते हैं, या फिर हम फंडामेंटल्स देख सकते हैं, फ्यूचर नहीं देख सकते। तो जब फ्यूचर नहीं पता है तो सारी चीज़ों पर डाइवर्सिफाई करके चलना ज़रूरी है। आपको नहीं पता है कि आपका क्रिप्टो का वॉलेट कब खो जाएगा, आपको नहीं पता है कि बैंक्स के अंदर कब दिवाली आ जाएगा कि आपकी बैंक की तिजोरी में पड़ा हुआ सोना खत्म हो जाएगा, आपको नहीं पता है कि कब इंडिया के अंदर कोई बड़ी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके पास जितनी भी ज़मीन है वो गवर्नमेंट ले लेगी। बट फिर भी तीनों में से अगर एक भी होता है तो आपके पास बचे हुए 2 गोल्ड और ज़मीन तो है। अगर ज़मीन को कुछ हो गया तो गोल्ड और बिटकॉइन है। अगर गोल्ड की सिचुएशन खराब हो गई तो आपके पास बिटकॉइन की मात्रा बढ़ी हुई है, ज़मीनों के रेट बढ़े हुए हैं। तो दैट इज़ द डाइवर्सिफिकेशन जो हर कोई कर रहा है ना अपनी लाइफ में। तो क्रिप्टो में भी वो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ऐसी कौन सी गलतियां होती है जो आपने भी की होंगी? मतलब गलतियां सब करते हैं जब मार्केट में आते हैं, तो गलतियां आज भी होती होंगी आपसे गलतियां। ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आप पता होते भी कर देते हैं और बहुत कॉमन लोग करते हैं आने के टाइम पे? पोजीशन साइजिंग को ध्यान में न रखना। आपको ये नहीं पता है कि आपकी रिस्क टेकिंग औकात कितनी है। मैं हूं, मुझे पता है कि मेरी औकात आज 10 लाख की ट्रेड में 5 लाख तक लूज करने की है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 लाख नहीं है। मान लेते मेरे पास 50 लाख है तो मैंने 10 को ही यूज किया इस ट्रेड में, और उस 10 में से मैं 5 लूज कर रहा हूँ। तो इवेंचुअली मेरे 50 लाख में से 5 लाख गए, मतलब 10% गए, बचा हुआ 90% मेरे पास है। बट लोग क्या करते हैं, उनके पास 1 ही लाख रुपए होता है, उस 1 लाख की वो ट्रेड ले लेते हैं, स्टॉप लॉस वो लगाते नहीं है। अगर स्टॉप लॉस लगा भी दिया है तो 20-30% का स्टॉप लॉस होगा। अब उनके 1 लाख में से 30,000 जाते ही फड़फड़ी उठने लगेगी। अरे यार ये क्या हो गया, अब ये रिकवर करना है, हालत ख़राब हो रही है, मम्मी डांटेगी, पापा सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जब ये सिचुएशंस आ रही है ना तुम्हारे पास, तो तुम्हें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो यू डोंट नो कि आपकी लॉस लेने की औकात कितने की है, वो नहीं पता है, मतलब आपकी पोजीशन साइजिंग गलत है। जब आपकी 1 लाख लेने की औकात है, 1 लाख का लॉस लेने की औकात है, मतलब आपके पास 10 लाख होने चाहिए, 20 लाख होने चाहिए, 50 लाख होने चाहिए। है ही एक, और एक कोई पूरे को रिस्क में डाल रहे हो तो गलत है। तो पोजीशन साइजिंग सबसे बड़ी गलती होती है, जो मेरे साथ भी बहुत बार हुई है और बहुत बार मैंने इंप्रूव भी करी है।
हर जगह पर कुछ ना कुछ और रीज़न आ जाता है। कहीं पर पोजीशन साइजिंग गलत है, तो कहीं पर पोजीशन साइजिंग गलत होते हुए भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो और बड़ी गलती। कहीं पर पोजीशन साइजिंग गलत भी, अगेन पोजीशन साइजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पोजीशन साइजिंग गलत है, पता है मेरे को, बट मेरे मन में क्या इंट्यूशन है कि मार्केट यार जाएगा तो उसी डायरेक्शन में, थोड़ा और लॉस देखता हूँ, होने देता हूँ, अब गिरेगा, ये सोच रहा हूँ। तो मैं ये सोच क्यों रहा हूँ यार? मतलब कि मैं सेटअप के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा हूँ, आप सिर्फ सेंटीमेंट के हिसाब से नीचे नीचे बस। तो कभी स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन साइजिंग की गलती, कभी सिर्फ पोजीशन साइजिंग की गलती, और कभी पोजीशन साइजिंग के ऊपर भरोसा मार्केट का कर लेना और अपने ऊपर कर लेना कि नहीं होगा तो वही जो मैं सोच रहा हूँ। और फिर अगर तीनों ही केस में नहीं हुआ तो गलती किसकी है? आप ही की है ना। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां होती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हाई लेवरेज और पोजीशन साइजिंग के अंदर गड़बड़ी करते हैं, जिसकी वजह से उनका नुकसान बड़ा होता है। लिवरेज को हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि वो हमारे लिए एक बेनिफिट भी दे, ठीक है, हमको, और हमारे भी जो कैपिटल है उसको भी हम पर ना करें। करेक्ट। मैं बहुत सारे लोगों को समझा देता हूँ जो हाई लेवरेज के ऊपर काम करते हैं, मैं उन्हें गलत कहता हूँ, बट मैं गलत इसलिए कहता हूँ क्योंकि लोग वो कर बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं हाई लेवरेज नहीं करता हूँ, मैं भी करता हूँ। आज भी मेरी ट्रेड, फ़ोन उधर है, आज भी मेरी ट्रेड 50x पे भी एक चल रही है, बट मेरे उस वॉलेट में $10,000 है, ठीक है, जिससे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। 50x की ट्रेड मेरी सिर्फ $200 की चल रही है। समझ रहे हो पॉइंट? हाँ। अब वहीं पर वो ट्रेड अगर मेरी 50x से मैं 5x कर देता हूँ तो मैं वो ट्रेड $2,000 की ले सकता हूँ। हाँ, आराम से। मतलब पोजीशन साइजिंग ही मैटर कर रही है यहाँ भी। वहां पर भी 50 मतलब 5 2 10, वहां पर भी वो 10,000 की हो रही है, और यहां से 2,000 का मार्जिन और इंटू 5x की लेवरेज, तब भी वो 10,000 की हो रही है। द गेम इज कि आप कितना पैसा लूज करने को तैयार है, उस हिसाब से आप अपनी लेवरेज फाइनलाइज करें। और हमेशा सेफर यही रहेगा कि आपको जब तक नहीं पता है तब तक आप कम से कम लेवरेज का इस्तेमाल करें। धीरे धीरे आप प्रॉफिट बनाना सीखें, फिर हाई लेवरेज की तरफ, और मार्जिन को कम करके बाकी सारे को मार्जिन को बैक एंड में रख के हाई लेवरेज को ट्राई करो। ऐसे हाई लेवरेज कभी भी मत करो सीधे स्क्रीनशॉट्स देख करके। आपका फ्यूचर विजन क्या है क्रिप्टो को लेकर? पर्सनल, मेरा पर्सनल सोच, हाँ, पर्सनल आपकी सोच। आई वॉन्ट टू अचीव अ गुड टारगेट, जिससे कि मेरे को कभी भी किसी भी चीज़ का प्राइस टैग ना देखना पड़े। मेरा सिंपल लॉजिक है भाई कि अगर मेरे शौक ही रईसों वाले हैं तो काम भी वैसे ही करो और सपने फिर वैसे ही देखूंगा। तो आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दैट। तो सिंपल है, आई विल हैव टू अर्न समथिंग बिग। अगर मैं बड़ा कमाऊंगा तभी मैं बड़ा अचीव कर पाऊंगा, और वही बड़ा अचीव करने के बाद मेरे को वही बड़ा सेटिस्फेक्शन देगा। नेक्स्ट जो नेक्स्ट 5 ईयर हैं, मतलब अभी 2025 चल रहा है, 2030 तक आप बिटकॉइन में ग्रोथ ज़्यादा देख रहे हैं या फिर ऑल्ट कॉइन्स में ज़्यादा देख रहे हैं? पोटेंशियल किस में ज़्यादा है? ऑब्वियसली ऑल्ट कॉइन्स ही ज़्यादा ग्रो होंगे, क्योंकि बिटकॉइन की मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ी है। यहाँ से बिटकॉइन नहीं करते भी अगर जाएगा तो 2 गुना और जाएगा, ठीक है, चलो और कुछ रीजंस मिल गए तो 3 गुना चला जाएगा। बट जब तक बिटकॉइन 3 गुना जाएगा, मतलब सोच रहे हो कितना होगा? आज की तारीख में मान लेते हैं बिटकॉइन में 1 ट्रिलियन का टोटल पैसा है, यहाँ से 3 गुना मतलब 3 ट्रिलियन। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर फिलहाल के लिए 3 ट्रिलियन पैसा छोड़ो, 1 ट्रिलियन भी नहीं है सारे ऑल्ट कॉइन्स में। हाँ, ठीक है। तो अगर वो 3 ट्रिलियन का पैसा ऑल्ट कॉइन्स में अगर आ जाए तो वहां से करंट प्राइस से ऑल्ट कॉइन्स 20-30 गुना चले जाएंगे। सिंपल है, आज कोई चीज 10 रुपए की है, टारगेट 100 ही है, 10 वाली 100 पे जाएगी तो कितना हुआ? 10 गुना। 10 गुना। एक वाली 100 पे जाएगी 100 गुना। तो पोटेंशियल ऑब्वियसली ऑल्ट कॉइन्स में ज्यादा है, बट यू नीड टू फिगर इट आउट कि कौन सा ऑल्ट कॉइन्स अच्छा है। तो इसमें फिर एक बात ये भी आ जाती है, अभी तो बिटकॉइन तो एक बिटकॉइन बना हुआ है, नेक्स्ट बिटकॉइन कौन सा हो सकता है फिर? ये नेक्स्ट बिटकॉइन कौन सा हो सकता है, इसके ऊपर आइडिया लगाना तो मुश्किल है। काश मेरे को ये पता होता तो शायद मैं सारे पैसे वहीं डाल देता। बट ये है कि कुछ अच्छे कॉइन्स हैं जिन पर हम फोकस कर सकते हैं, जैसे कि इथीरियम के अंदर मेरा पैसा है, एवेलांचे में मेरा पैसा है, चेन लिंक में मेरा पैसा है, एक्सएमआर में मेरा पैसा है। तो ये 4-5 कुछ कॉइन्स मेरे को ऐसे लगते हैं कि आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म उस लेवल के हिसाब से शायद कर दे। नहीं भी करेंगे तो ठीक है, पड़े हैं, कुछ ना कुछ तो ग्रोथ पे होंगे क्योंकि अच्छे कॉइन्स हैं। तो ऐसे 5 कॉइन्स आप मुझे बताइए, हमारे व्यूअर को बताइए, जो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देने वाले हैं और उनकी प्राइसिंग भी कम चल रही है। ओके, सबसे पहला कॉइन होगा
SEI, SEI, ठीक है। लेयर 2 पे मेरे हिसाब से सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला कॉइन है आज की तारीख में। सेकंड है एरोड्रॉम। ये दोनों कॉइन्स हमने लोगों को पहले बहुत नीचे बाय करवाए हुए हैं, आज करंट प्राइस से शायद 100% नीचे, 2 गुना पे ऑलरेडी चल रहे होंगे। ओके। ठीक है। तीसरा कॉइन होगा आपका एप्टॉस, चौथा कॉइन होगा आपका जुपिटर, पांचवा कॉइन आपका हो सकता है चेनलिंक, एवेलॉन्चे या फिर ऑन्डो में से कोई एक, क्योंकि ये 3 स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं। ओके। तो 5 कॉइन में से जो स्ट्रॉन्ग कॉइन है उसके अंदर आप अपना 30% पैसा डाल दो, बाकी 70% को बचे हुए 4 कॉइन्स के अंदर डिवाइड कर दो। जबकि कॉइन मैंने 7 बताए हैं, यू हैव टू डिसाइड कि उन 3 में से जो मैंने लास्ट में बोले उनमें से एक कौन सा लेना है और शुरू के 4 में से 4 लेना ही है। तो एक लास्ट में क्वेश्चन नहीं, मतलब ये आपकी पर्सनल चीज़ होंगी। हाँ जी। पर्सनल ये ऐसे, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो हमारे व्यूअर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं क्रिप्टो में आने के लिए? यार एडवाइस एक ही चीज़ देना चाहूँगा, लालच मत लेना कभी भी, क्योंकि दुनिया में 100 प्रकार की बहकावे की बातें करने वाले लोग आपको मिलेंगे कि मेरे को पैसे भेज दो मैं डबल कर दूंगा। लोग उस चक्कर में फंस के पैसा बर्बाद करते हैं जो नए लोग हैं। मेरी फेक प्रोफाइल आपको मैसेज करेगी कि मैं बुदिल बात कर रहा हूँ, मेरे को 10,000 भेज दे, मैं तेरे को 3 दिन बाद 30,000 करके दे दूंगा। लोग भेज देंगे क्योंकि उन्होंने मेरे को रील्स में, यूट्यूब में कहीं ना कहीं देखा होगा, बट उन्होंने ये वेरीफाई नहीं किया कि यार बुदिल अगर 10,000 लेकर के तेरे 30,000 कर रहे हैं तो उसमें उसका फ़ायदा क्या है, और क्या वो 10,000 में अमीर बन रहा है जिस बंदे के पास ऑलरेडी इतना पैसा है? लोग ये सोचते नहीं है, सीधे 10,000 भेज दिए, बाद में रोएंगे। थर्ड, हाई लेवरेजेस से या फिर लेवरेज ट्रेडिंग से इतना ज़्यादा प्रभावित मत होना कि आपके 1,000 रुपये को 10,000 या 1,000 रुपये को 1,00,000 पहुंचा देंगे, ऐसा नहीं होगा। और ये भी मत सोचना कि आपने जो कॉइन लिया वो 10 गुना, 20 गुना या 50 गुना हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अच्छे कॉइन्स लो 5-10, उन 5-10 में से एक शायद 20 गुना भी हो जाए, 30 गुना भी हो जाए, 50 गुना भी हो जाए, और शायद सारे कॉइन्स ही मिलाकर आपको 4 गुना का ही प्रॉफिट दे। अगर आप 1-2 साल में 3-4 गुना भी प्रॉफिट कमा रहे हो, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रिटर्न है। तो बस उस पर फोकस करो, ना कि फालतू के लालच के ऊपर। कंपेयर टू स्टॉक मार्केट अगर देखा जाए, कंपेयर टू स्टॉक क्या सर, किसी भी चीज़ में देख लो आप, 3-4 गुना रिटर्न बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं है। लोग 17-18% सालाना को भी तरस से ढूंढ रहे हैं कि मेरे को ऐसा भी कोई मिल जाए। लोग 6-7 पे जी रहे हैं सालाना, तो इट्स अ गुड एफडी करा के बैठ जाते हैं। यस, तो इट्स अ गुड रिटर्न। अगर आपको 2-3 गुना मिल रहा है, बी सेटिस्फाइड, प्रिंसिपल को सेव करो, बाकी मून बैग छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, जितना गुना भी बनेगा डिपेंडिंग ऑन योर कॉइन, उसकी अडॉप्टेबिलिटी कितनी है उतना ज़्यादा वो रिटर्न दे जाएगा। थैंक यू सो मच सर, Thank आप आए you, thank you, पॉडकास्ट पे। सागर भाई। और हमारे जो व्यूअर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और हमने सर के साथ स्ट्रैटेजी भी शूट की, जो आपको इससे पहले वीडियो मिल जाएगी, आप उसको भी जाके देखिए कि सर की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उन्होंने कैसे मीम कॉइन में पैसा बनाया, और जो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज़ हैं उनमें वो कैसे यूज़ करके उनसे भी पैसा कमाते हैं डे टू डे लाइफ में। एंड थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।